कैबिनेट के दूसरे फैसलों पर। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के जीवन में बड़ा एक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए और उन फैसलों में बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी रखे गए जिससे कि किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए। और आप ये भी जानते हैं कि एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक राजनीतिक सोच रही है, एक गवर्नेंस का मॉडल रहा है कि जो अंतिम छोर पे है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जो अंतिम छोर पर है उनको कैसे ऊपर लेके आए। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा, वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सबने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम है ये। 2025-26 के 6 वर्षों का कार्यक्रम है, माफी चाहता हूँ। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पर ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। पांचवा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाना, जिससे कि किसान परिवारों के पास जब सही वक्त हो तब उनके पास हाथ में पैसे हो, जिससे कि वो अपने बीज खरीदने का हो, फर्टिलाइजर खरीदने का हो, हर काम में वो उपयोग में ले सके। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हर जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। हर एक जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर और उसके साथ बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज, जैसे बकरी का पालन करना, मुर्गी का पालन करना, जिस तरह से पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नए छोटे लेवल पे उद्योग खड़े करना, इस तरह के कई तरह की एक्टिविटीज को इसमें मास्टर प्लान में लिया जाएगा। बहुत ही किसानों के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करके इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा। टॉप डाउन नहीं है ये, बॉटम्स अप प्रोग्राम है। जिले से भी नीचे ब्लॉक के लेवल से ऊपर ये प्रोग्राम बनेगा।
हर जगह पे रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और बहुत फोकस किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिसर्च लैब्स में है वो जमीन तक पहुंचे उस पर ध्यान दिया जाएगा। और आज के युग में डिजिटल की दुनिया में जो ऐप बना के डैशबोर्ड्स बना के उन सब का एक रेगुलर इसमें पूरा उपयोग किया जाएगा। मैं साथियों दूसरे विषय पे आता हूँ। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो कमिटमेंट दुनिया भर में सराहा गया है। और जो बड़े बड़े हमने गोल पहले 2030 के लिए लिए थे वो 2025 में हम अचीव कर रहे हैं। उस दिशा में आज दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला है एनटीपीसी का। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एनटीपीसी टॉप लेवल पे, होल्डिंग लेवल पे, फिर एनटीपीसी ग्रीन बिजनेस इनकी, जिसमें कई सब्सिडीज और जॉइंट वेंचर्स हैं, और एनटीपीसी रिन्यूएबल्स करके सब्सिडरी है, उसका मेजर फोकस ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन पे रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। वैसा ही फैसला लिया गया नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है। और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने। और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक। भारत ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है। 50% भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी आज नॉन फॉसिल फ्यूल से हो गई है। और ये टारगेट 2030 का था। 2030 का टारगेट 2025 में अचीव कर लिया गया है। मैं पिछले डावोस में एक बार ऐसे ही किसी ग्रुप में मैंने क्विज रखा था कि आप अंदाज लगाइए भारत की जनरेशन कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल की कितनी है। लोग आश्चर्य करते थे जब उनको 42% बताया। बहुत बड़े समृद्ध देश भी इतना लेवल अचीव नहीं कर पाए जो भारत ने अचीव किया है। और अब वो डावोस में 42% का आंकड़ा था, अब 50% हो गया है, जो कि बहुत देश के लिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नए रोजगार सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक साधारण नागरिक के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आने वाले समय तक रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस लैंडमार्क अचीवमेंट से संबंधित दोनों कैबिनेट के फैसले थे, इसलिए आपके सामने ये रखा। मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपके प्रश्न लूंगा, और प्रश्न में जैसे हमने नई प्रथा बनाई है वैसे ही करेंगे। पहले 32 फर्स्ट रो में लेफ्ट से। Sir, about this decision for farmers, what is the allocation you are given, or it will be primarily a combination from all other ministries? It will be put together. इसमें कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। 11 मिनिस्ट्रीज, 36 प्रोग्राम, 36 स्कीम्स, और ऑन एन एवरेज इसमें जो एस्टिमेट किया गया है हर जिले में एनुअली करीब 20,000 करोड़ रुपए का, 24,000 करोड़ रुपीस का एग्रीकल्चर में इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। 24,000 करोड़ रुपीस पर ईयर। ये आपके सामने डेटा रखा है। थैंक यू। एनीबॉडी सेकंड रो? यस 149। निर्धारण कैसे करें, क्या पैमाने होंगे जिलों के निर्धारण में? 3 पैमाने हैं इसमें।
लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप डेंसिटी और तीसरा बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कम हो जहाँ पे, तीव्रता कम हो यानी क्रॉप्स कम हो कि बहुत काफी खाली खाली सा एरिया है, क्रॉप ग्रो नहीं हो रहे हैं, और क्रेडिट जो किसान क्रेडिट कार्ड हो या दूसरे जो क्रेडिट के माध्यम है उससे कम पहुंचता हो जिन जिलों में, उसके माध्यम से हो। एक तरीके से चलिए, सीक्वेंस में चलिए, एक डिसिप्लिन बनाया आपने, एक तरीके से डिसिप्लिन से चलिए। सेकंड रो में 22 नंबर। सर मैं लक्ष्मण सेन की आवाज से, जो हमारे फ्रेंड दीपक ने सवाल पूछा उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि 24,000 करोड़ रुपए 36 स्कीम के तहत जो पहले से एलोकेटेड पैसा है उससे ओवर एंड एबव होगा या फिर उसी का कंबाइंड स्कीमों में से, उन्हीं स्कीमों से। दूसरा सवाल एनटीपीसी में जो हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए के रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो एनटीपीसी ग्रीन में जाएगा या फिर एनटीपीसी ग्रीन की सब्सिडी एनटीपीसी रिन्यूएबल में जाएगा? सब में जाएगा। एनटीपीसी का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी हैं और कई सारी एसपीवीज भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं नया प्रोजेक्ट लगता है तो एसपीवी बनती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने रखा। जॉइंट वेंचर्स में भी जाएगा, एनटीपीसी रिन्यूएबल्स में भी जाएगा और एनटीपीसी रिन्यूएबल की सब्सिडीज में भी जाएगा, प्लस एनटीपीसी ग्रीन की सब्सिडीज में भी जाएगा।